मान लेते हैं कि आपके पास टाइम जो है 10 से 15 साल है और एक ही काम था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, जो सोचा था कि वेल्थ क्रिएशन करना है, पैसा बढ़ाना है, और आप कुछ गलत स्कीम में चले गए। वो गलत स्कीम अदर देन ये है, मिड कैप नहीं है, स्मॉल कैप नहीं है, मल्टी कैप नहीं है, 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड नहीं है, या टैक्स सेवर, टैक्स बचाने के लिए टीसी के अंदर 1.5 लाख रुपया सालाना जमा करते हैं। ये 4-5 कैटेगरी के अलावा है। कौन कौन सा अलावा है? यहाँ पे आप StarSIP.in में जाएंगे तो सबसे ऊपर से मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, मतलब 10-12 तक तो ठीक ठाक है। उसके बाद इतना ज़्यादा कैटेगरी है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या लें क्या ना लें। और इन कैटेगरी में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए? अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको ये 4 कैटेगरी, 4 से 5 कैटेगरी आपको वेल्थ क्रिएशन करने में मदद करेगा। ये मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, 250 स्मॉल कैप, इस तरह से। अगर टैक्स वाले में भी ज़्यादा पैसा जमा हो गया है, 15 साल से 10 साल से टैक्स वाले में पैसा जमा कर रहे हैं, तो यहाँ से स्विच करके स्मॉल कैप में आपको चल जाना चाहिए। मान लेते हैं टैक्स सेवर में 10 लाख 15 लाख हो गया, पर इसका रिटर्न स्मॉल कैप के तुलना में थोड़ा कम होगा, तो यहाँ से पैसा धीरे धीरे स्विच करके आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में जाना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी भी में पैसा है और SIP भी अगर चल रहा है तो सबसे पहले आप SIP स्टॉप कर देंगे और नया SIP आप इन कैटेगरी में शुरू कर देंगे जो कैटेगरी हमने बताया। और जो लमसम पैसा पड़ा रहेगा SIP स्टॉप करने के बाद, हर साल धीरे धीरे करके स्विच करते जाएंगे। ये जो 5 कैटेगरी में है, ईयरली 1 लाख तक आप जो गेन है, मान लीजिए आपने 2 लाख लगाया था, वो 3 लाख हो गया किसी फंड में, वो 3 का 3 स्विच कर देंगे तो कोई आपको टैक्स नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख तक छूट है साल में, तो 3 लाख आपने दूसरे नए स्कीम में स्विच कर दिया, 1 रुपया भी टैक्स नहीं आना है। जो फ्यूचर में आता 1 लाख पे बढ़े हुए पे, वो भी नहीं आएगा। फिर अगले साल किसी स्कीम में 5 लाख लगाया था, उसका वैल्यू 6 लाख दिख रहा है, फिर अगले साल 1 लाख गेन तक दूसरे स्कीम में स्विच कर देंगे। धीरे धीरे करके अगर कहेंगे कि स्विच करूंगा, स्विच नहीं होगा, रिडीम करके परचेज कर लीजिए, एक ही बात है। रिडीम भी करेंगे या स्विच करेंगे, बात बराबर है। पैसा अकाउंट में आएगा, 5 का 6 लाख हुआ तो भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 1 लाख तक छूट है। तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके आप गलत स्कीम में अगर हैं तो वहां से निकल करके आ सकते हैं। 52-53 कैटेगरी तक है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए 5-6 कैटेगरी ही है जो लंबे समय में आपको पैसा बना के दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, ग्रो ऐप पे पिन बिना बताए किसी को कुछ भी शेयर नहीं किया और किसी दिन ऊपर चले गए तो म्यूचुअल फंड का पैसा नॉमिनी को या अन्य परिवार को कैसे निकाल पाएंगे? कुछ भी ना पता हो, नॉमिनी को ये पता हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं पता हो तो भी हो जाएगा। उस नॉमिनी का KYC होगा, नॉमिनी का नाम आपके म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ नॉमिनी रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहां जाएंगे, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर देंगे, वो सारा का सारा उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देके नॉमिनी को रखिए। उस स्टेटमेंट पे उनका नाम, बीवी जी का नाम हो, मदर का नाम हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो भी हो, फादर हो, उनका नाम होना चाहिए और वो स्टेटमेंट उनके पास होना चाहिए। कभी कुछ ऐसा होता है तो वहां जाके वो चीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, SBI बैंक में 5 लाख है, तो उसमें भी नॉमिनी, जिसको भी नॉमिनी म्यूचुअल फंड में बनाए हैं, बैंक में भी देख लीजिए। होता ये है ना, हम लोग कभी चेक नहीं करते हैं, अकाउंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, खाता चल रहा है, कभी नॉमिनी चेक ही नहीं किया। अब जब फॉर्म भरे, अकाउंट ओपन किए, वहां नॉमिनी दिया ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। उनका तो टारगेट पूरा हो गया, आपका अकाउंट खुला, उनको 500 रुपये मिलना है, उनका टारगेट पूरा हो गया। नॉमिनी है नहीं है उससे कोई दरकार नहीं है। बैंक में पता कर लीजिए, अपने बैंक में पता कर लीजिए उसमें नॉमिनी कौन है। पैसा तो पड़ा हुआ है 50 लाख रुपया, और नॉमिनी का नाम ही नहीं है तो उसको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। 4 भाई है, एक रह रहा है US में, एक कनाडा में, सब में बिंग बांग है, बोलते मैं साइन करूंगा ही नहीं, आपको झेलाना चाहता है। छोटा भाई जो है थोड़ा सा बदमाश कैटेगरी का है, बोलते हैं इसको तो हम, क्यों? बदमाश कौन होता है पता है? जो मम्मी पापा के पास रहते हैं, जो सेवा करते हैं, वो बदमाश होता है। और जो पढ़ लिख के टाई कोट पहन के अमेरिका कनाडा में, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप माता पिता का सेवा किए तो आपको झेला देगा एकदम। क्योंकि जब आप सेवा कर रहे हैं तो उनका कहना होता है कि लालच से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी पे नजर छोटे भाई का है, क्योंकि वो घर में रहा, बाकी तो विदेश विदेश खेल रहा है। तो कोई साइन करेगा ही नहीं। 50 लाख रुपया पापा के अकाउंट में है, नॉमिनी कोई नहीं है, तो डिस्प्यूट होते जाएगा और सारा पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा। और अकाउंट को कौन खेलता है?
वो 7 समुंदर पार पता ही है। तो नॉमिनी बैंक में भी आप जरूर देख लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खत्म भी हो जाए, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी होना चाहिए। अगर इस तरह का केस किसी के पास आता है, सॉल्व नहीं हो रहा है, नॉमिनी नाम होना चाहिए, नहीं भी नॉमिनी नाम है तो भी रजिस्टर्ड हो जाता है, हमें कांटेक्ट करेंगे, हम सब कुछ कर देंगे। अगला है म्यूचुअल फंड में फंड रेटिंग की बेसिस क्या है। मनी कंट्रोल कुछ दिखा रहा है, वैल्यू रिसर्च कुछ दिखा रहा है, रेटिंग का बात कर रहे हैं। कोई आधार नहीं है, कभी आधार बताता नहीं है। चुपके से कोई एमसी पैसा दे दिया या सिंगापुर का ट्रिप करा दिया, 4 नाइट 5 दिन ऐसे करके बखेड़ा खड़ा हुआ, हो गया रेटिंग अच्छा हो गया, कुछ ना कुछ उनको पर्क मिला, रेटिंग दे देंगे। पूरा खोल करके कि ये स्टैंडर्ड है, ये पैरामीटर है, इसके वजह से हम रेटिंग दे रहे हैं, ये कहीं पे लिखित में हमें मिलता नहीं। अगर कोई है तो हमें भी बताइए कि क्या पैरामीटर के हिसाब से वो 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार दे रहे हैं। तो ये अंदर का चालबाजी है, इतना रेटिंग पे नहीं जाना है। हमने ये देखा है कि जिसका AUM सबसे ज़्यादा है, जो सदियों से अच्छा रिटर्न देते जा रहे हैं, उसका रेटिंग 1 होगा, और जो नया नया है, नवसिखुआ फंड है, उसने रिटर्न 1 साल में अच्छा दे दिया है, 1 साल का, वो 5 स्टार रेटिंग है। क्यों? चुपके से कुछ दिया होगा उसको। 1 साल में इतना छोटा सा फंड है 5 स्टार, जो 20 साल से चल रहा है, 20% का CAGR दे रहे हैं, उनका रेटिंग 1 दे देते हैं। तो लोग क्या देखेंगे? देखेंगे 5, पैसा झोंकेंगे। तो इस तरह से करके मुझे ये समझ में रेटिंग नहीं आता है। राजू भाई, मार्केट डाउन हो गया, अगर किसी दिन 330 के बाद पता चले, अगर हम टॉपअप करते हैं तो NAV उसी दिन का मिलेगा या नेक्स्ट टाइम का मिलेगा? ये जो NAV का चक्कर है ना, इसमें फंसेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। होता यह है कि नियमतः 3 बजे के पहले खरीदे तो उसी दिन खरीदा जाना चाहिए, लेकिन आपका बैंक अगर अलग है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, अलग अलग बैंक का अलग अलग कहानी है। नियम यह है कि आपने जब पैसा जमा किया, वो पैसा उस स्कीम के फंड में जिस दिन जाएगा उस दिन NAV लेट होगा। तो कभी कभी पता चलता है किसी किसी बैंक में सेम डे हो गया, किसी दिन में 1 दिन में हो गया, किसी में 2 दिन में हो गया, किसी बैंक में 3 दिन में हो गया, तो उस हिसाब से NAV अलॉट होता है। अब मैं आपको एक लाइव उदाहरण दिखाता हूं। यहां पे मैंने ये लिया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, आज से 5-7 साल पहले लिया था। अब कौन से डेट में कितना लिया था, 20 रुपया चल रहा है, या अगर ये 21 रुपया भी चलता, 19 रुपया भी चलता, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आपके हाथ में है ही नहीं कि आपने खरीदा तो आज ही परचेज हो जाएगा। नेट बैंकिंग से कहते हैं कि सेम डे परचेज हो जाता है। ICICI बैंक, अगर सेम बैंक है, आपका बैंक ICICI है और स्कीम का भी बैंक अकाउंट जो है ICICI में है, और नेट बैंकिंग से पेमेंट किया, सेम डे स्कीम में चला गया तो उसी दिन मिल जाएगा। लेकिन आप दूसरे बैंक से कर रहे हैं, उस स्कीम में पैसा नहीं गया तो 2 दिन के बाद भी मिलेगा। तो NAV का आप कर नहीं सकते हैं। बस आप देख लीजिए, मार्केट डाउन हुआ है, परचेज कर लीजिए। कब खरीदाएगा नहीं खरीदाएगा वो 1-2 दिन के बाद ही पता चलता है। जब आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा तभी पता चलेगा। बहुत ज़्यादा लोचा हो गया है, तो इसमें मत पड़िए। अगला है सेक्टोरियल फंड में 2 लाख रुपया है, रिडीम करूं या नहीं? आपका रिप्लाई, रिडीम करके आपको जरूरत है तो अभी तो लाइफ टाइम हाई चल रहा है, निकाल के यूज कर लीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, स्विच करके दूसरे स्कीम में जाना है, तो भी 1 साल के बाद अगर कुछ गेन हुआ है तो भी आप चले जाएंगे स्विच करके डाइवर्सिफाइड इक्विटी में, स्मॉल कैप में या 250 इंडेक्स फंड में, तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड में बोला जाता है कि बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। ये स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, इसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट्स। इसके बारे में मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। ऑफर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? 200 पेज का होता है। कभी हम अध्ययन किए थे तो 200 पेज का था। अभी रिसेंट में वीडियो बनाऊंगा तो देखूंगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है ऑफर डॉक्यूमेंट्स में। इस कमेंट्स को मैं अगले वीडियो के लिए रखूंगा। सर 15 साल के लिए 20,000 रुपये प्रति माह कहाँ इन्वेस्ट करूँ? ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जस्ट StarSIP.in के वेबसाइट में जाना है, और StarSIP को जब ओपन करेंगे तो फ्रंट पेज में ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाएगा। 15,000 रुपये पर मंथ करना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, और एक फंड ले लीजिए 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। ठीक है, इसमें जाएंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में। ये हो गया SIP का। SIP में आप कह रहे हैं 15,000 रुपये पर मंथ, और 20 साल बोल रहे हैं। 20 साल मैं सेलेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 20 साल का रिटर्न स्मॉल कैप में आएगा नहीं, क्योंकि उतना पुराना स्मॉल कैप है ही नहीं। 15 साल के कैटेगरी में अगर आप देखते हैं तो DSP स्मॉल कैप 27 लाख का बनाया है, 15,000 रुपये पर मंथ, 1,64,00,000।
फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप ने 27 लाख का बनाया है, 15-15 हज़ार रुपया से जमा हुआ, 27 लाख जमा हुआ, 1,54,00,000। अगर 15 साल में एवरेज का बात किया जाए स्मॉल कैप कैटेगरी में 19.47 का रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो इस तरह से करके 4 स्मॉल कैप, एक 250 इंडेक्स में बराबर 3-3 हज़ार रुपये करके आप लगा सकते हैं। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं इन्वेस्टमेंट नॉलेज के साथ कॉमेडी सुनने आता हूँ। ये जो कॉमेडी का बात है ना, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कॉमेडी सुनने आता हूँ। कभी कभी लगता है कि राजू श्रीवास्तव का थोड़ा सा तो मेरे में वो होगा। वो क्या बोलते हैं ना, इसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि राजू भैया पैसा लगा तो दिया, निकालेंगे कैसे? तो राजू श्रीवास्तव इस पर क्या बोलते हैं, खुद ही को करके बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे कि खुदा बंदे से पूछे बेटा उतरोगे कैसे? लगा तो दिया, निकालेंगे कैसे? निकालने का बहुत तरीका है। आप म्यूचुअल फंड के ब्रांच चले जाइए, ऐप से खरीद लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है हमें मैसेज कीजिए, रिडीम होके पैसा 4 दिन में अकाउंट में आ जाएगा। बहुत तरीका है निकालने के लिए, तो घबराना नहीं है। ये सही बोल रहे हैं आप, कॉमेडी राजू श्रीवास्तव का थोड़ा थोड़ा तो आ चुका है मन में।